Powered by i10. नमस्ते, सिद्धांत मोहन नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज हम विस्तार से बात करेंगे गुजरात की बाढ़ पर। क्यों वहाँ इस बार मॉनसून इतना अग्रेसिव है? ऐसा क्या हुआ कि पूरे गुजरात में सामान्य से 500% से भी ज़्यादा बारिश महज हफ्ते भर के भीतर ही हो गई। सूखा माने जाने वाला कच्छ का इलाका बारिश की बाढ़ में डूबने लगा तो समंदर के किनारे बसी देवभूमि द्वारका में हर जगह पानी लग गया। स्कूल बंद हुए, राहत बचाव कार्य शुरू हुए। लेकिन क्या गुजरात को अभी इस त्रासदी से निजात मिलने वाला है या आगे आने वाले दिन और ज़्यादा कठिन बीतेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज इस शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर आखिर में जानेंगे दिन की ज़रूरी सुर्खियाँ। तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, तीनों के साथ आपको इनकी लोकेशंस भी दिख रही हैं। देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुजरात में इस समय बारिश और इससे उपजी बाढ़ सरीखी परिस्थितियों से हालात कितने भयावह बन चुके हैं। तीन दिन से गुजरात के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। पानी में डूबी सड़कों की, घर में घुसे पानी की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। राज्य में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें, 774 पंचायत की सड़कें मिलाकर कुल 939 सड़कें बंद हैं। 238 तहसीलें भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की चपेट में हैं और गुजरात होकर आने जाने वाली 21 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गुजरात में आई बाढ़ ने सड़कों और ट्रेनों से ज़्यादा ज़िंदगी की रफ्तार को कम कर दिया है। अलग अलग खबरों के मुताबिक बीते 3 दिनों में गुजरात में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,000 लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों को तो शिविरों में रखा गया है। कारण क्या? बारिश और बाढ़। अब बात करते हैं इस त्रासदी से हुए प्रभावित इलाकों की। जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, लिस्ट देखिए। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, पीर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ये इलाके। कहाँ कितनी हुई बारिश? मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के डेटा के मुताबिक 22 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान अहमदाबाद में 240.5 मिलीमीटर, आणंद में 411.7 मिलीमीटर, द्वारका में 448.4 मिलीमीटर, जामनगर में 459.2 मिलीमीटर, कच्छ में 175 मिलीमीटर, मोरबी में 406.6 मिलीमीटर, राजकोट में 365.6 मिलीमीटर, सुरेंद्रनगर में 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आपको मिलीलीटर का हिसाब थोड़ा सा जटिल लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, इसलिए इस आंकड़े को एक और व्याकरण की मदद से समझिए। अगर इसी 22 से 28 अगस्त के पीरियड की बात करें तो गुजरात में आम तौर पर मोटी मोटा इस दौरान लगभग 38.7 मिलीमीटर की बारिश हुआ करती है। लेकिन साल 2024 इस साल इसी पीरियड में यानी 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच 254.4 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो सीधे सीधे 557% की बढ़ोतरी है। अगर आप मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर जाएं तो आपको आसानी से पूरे मानसून में और पूरे गुजरात में हुई बारिश का जिलावार आंकड़ा मिलेगा और समझ में आएगा कि
किसी ज़िले में बारिश में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी है। आपको किसी ज़िले में 200 से 250% बढ़ोतरी मिलेगी, तो किसी ज़िले में 2000% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाई देगी। भारी बारिश के मद्देनज़र गुजरात के वडोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में 29 अगस्त को भी सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद रखा गया है। बाढ़ की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आ रहे हैं। वडोदरा में एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में गार्डन में घुस आया। जैसे ही लोगों को खबर मिली तो उन्होंने आनन फानन में वन विभाग को इत्तला किया और मगरमच्छ को पकड़ा गया। अब बात राहत और बचाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इस पूरी घटनाक्रम को लेकर फ़ोन पर बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी ने फ़ोन पर हुई बातचीत में बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ, इसके अलावा आर्मी और एयरफोर्स को बचाव कार्यों में लगाया गया है। गुजरात में अभी हालात कैसे हैं, राहत बचाव कार्यों की क्या स्थिति है, कैसे राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं वहां के पत्रकार। आसमानी आफत की वजह से वडोदरा समेत पूरे गुजरात के हालात बुरे हैं। गुजरात की वडोदरा की अगर बात करें तो बारिश बीते 48 घंटों से रुक जरूर चुकी है, लेकिन अभी भी वडोदरा के कई इलाके जिसमें सयाजीगंज हो, अकोटा हो, उसके अंदर जलभराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। वडोदरा के अलावा सौराष्ट्र की अगर बात करें तो राजकोट, पोरबंदर, द्वारका और जामनगर में काफी बारिश देखी गई है, काफी बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन वडोदरा में अगर बात करें तो 48 घंटों से बारिश बंद होने के बावजूद कुछ पॉकेट इलाकों के अंदर अभी भी 6 से 8 से लगभग 10 फीट जितना जल भराव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिन से मैं वडोदरा में मौजूद हूं। अंदर आने के सारे रास्ते जो कि बंद थे, अब जाकर वो रास्ते खुले हैं। कई सारे इलाकों से अब जो पानी है वो उतरा है। साथ ही में जिस प्रकार से अब पानी उतर रहा है, गंदगी भी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए मेडिकल की 35 टीमें भेजी गई हैं, जो कि वडोदरा और राजकोट समेत सौराष्ट्र के इलाकों में भेजी गई है। इसी के साथ जो गंदगी है उससे निपटारा पाने के लिए कॉर्पोरेशन की टीम को मदद करने के लिए अहमदाबाद से भी कॉर्पोरेशन की जो टुकड़ियां हैं वो भेजी गई हैं। साथ ही में जिस प्रकार की वडोदरा में बीते 72 घंटों में स्थिति देखने को मिली है, ऐसे में सौराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। गुजरात के सीएम को उन्होंने आश्वस्त किया है सभी प्रकार की मदद के लिए। अब गुजरात में हो रही बेतहाशा बारिश इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि इससे बारिश के पैटर्न में एक किस्म का बदलाव दिख रहा है। ये बदलाव क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान की वजह से भी आया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। पहले जब कभी मानसून बनता था तो उत्तर प्रदेश, बिहार में इसका ज़्यादा असर दिखता था, यानी अगर आप बात करें तो मोटा मोटी नॉर्थ इंडिया में इसका असर दिखता था। लेकिन गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों को अमूमन मानसून फ्रेंडली नहीं माना जाता है, यानी उत्तर भारत में भले ही मानसून की बारिश अच्छे से हो रही हो, लेकिन गुजरात और राजस्थान में जब इस इलाके में बढ़ी है शेष भारत को छोड़ के, तो मूसलाधार बारिश और इतनी लगातार बारिश 200 से 2000% तक बढ़ोतरी की बारिश नहीं देखी जाती थी। और अब तो सूखा माने जाने वाले राज्यों में बाढ़ सी स्थिति दिख रही है। राजस्थान के रेगिस्तानी जिले हों या गुजरात के समंदर किनारे वाले इलाके, सब जलमग्न होते दिख रहे हैं। इतनी बारिश हुई कि जिसका अंदाज, जिसका पूर्वानुमान मौसम विज्ञानी भी नहीं लगा पाए। समुद्र के ठीक किनारे मौजूद अकेले द्वारका जिले की बात करें तो यहां पर महज 7 दिनों में 22 से 28 अगस्त वाले 7 दिनों में सामान्य से लगभग 2100% ज्यादा बारिश हो गई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कैसे? इसकी वजह है बंगाल की खाड़ी में बने कई डीप डिप्रेशन एरिया का पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ना। डीप डिप्रेशन एरिया और इसके पीछे का साइंस क्या है, सुनते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, ये जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, ये पहले क्या होता था कि ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आगे बढ़ते थे, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचते थे और वहां पर बारिश होती। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण जो मानसून का पैटर्न है थोड़ा सा बदला है। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी वेदर सिस्टम लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनता है वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के ऊपर पहुंचता है। तो इसका अंदाजा पहले से स्काईमेट ने लगा लिया था कि 28 तारीख या 27-28 तारीख से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि डीप डिप्रेशन बनते हुए जहां जाएगी। इसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी मिल रही थी और इसीलिए ये गुजरात के ऊपर जाकर के डीप डिप्रेशन बना और वहां पर ये स्लो हो गया, काफी स्लो हुआ और एक ही जगह पर बारिश देता गया। इसीलिए ज्यादातर जो इलाके
केवल बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन जो उत्तरी जिले हैं उनको छोड़ करके ज्यादातर इलाकों में इसने भारी से अति भारी बारिश दी है। अब ये थोड़ा सा पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है, तो अगले 24 घंटों तक बारिश रहेगी। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में चला जाएगा और कमजोर होने लगेगा, लेकिन कुछ देर के लिए साइक्लोन बन सकता है। पर इस साइक्लोन का असर जो है वो गुजरात और पाकिस्तान के ऊपर दिखाई नहीं देगा, अरब सागर के ऊपर ही दिखाई देगा, और इसका जो नाम होगा वो असली होगा जो पाकिस्तान द्वारा दिया गया। आगे आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का अनुमान क्या है? मौसम विभाग का कहना है कि अभी 48 घंटे बारिश का दौर रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। मछुआरों को कहा गया है कि वो 2 दिनों तक समुद्र के पास न जाएं, और वहीं मौसम विभाग ने 28 और 29 अगस्त को राज्य के 27 जिलों को रेड अलर्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। क्या अलर्ट जारी करने की ये स्थिति गुजरात के लिए ही है या कुछ अन्य राज्यों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? सुनते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, ये अभी गुजरात के केवल पश्चिमी जिलों में बारिश रहेगी अगले 24 घंटों तक, जैसे कि भुज है, द्वारका, नलिया और ये खंबालिया, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और वेरावल, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक है। लेकिन जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश या बाकी जो महाराष्ट्र के इलाके, जो आसपास के राज्य हैं, उसको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर बारिश नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो डीप डिप्रेशन है अब ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी अरब सागर में चला जाएगा। तो 24 घंटे के बाद जो पूर्वी गुजरात में ऑलरेडी बारिश कम हो गई है, अब जो पश्चिमी गुजरात है वहां पर भी बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आप कह सकते हैं कि 24 से 36 घंटे के बाद मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा, साफ होने लग जाएगा, और जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं उससे कुछ राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो समझ आ गया कि बारिश सामान्य से बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि बारिश हुई तो बारिश का पानी गया कहाँ? वो तो सड़कों पे जमकर बाढ़ का पानी बन गया, नाले और नदियाँ तक उफनाते गए। हमने एक्सपर्ट से पूछा, उनका कहना है कि बारिश के बदलते पैटर्न की वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखी गई। गुजरात उन राज्यों में से एक है, लेकिन पानी से बदहाली की स्थिति के पीछे और भी कई कारण निहित हो सकते हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स को। इसका वो था ना पैटर्न, पहले जो आप समझिए 20 साल पहले, हाँ धीरे धीरे अभी पैटर्न चेंज होता गया है। तो गुजरात ही नहीं, पूरे इंडिया में आप सारी सिटीज देख लीजिए तो हमें 10 गुना ज्यादा बारिश आ रही है जितना हम लोग ड्रेनेज और वो सब प्लान करते हैं उसके हिसाब से। अभी 10 गुना 20 गुना अगर पानी आए तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अभी जैसे गुजरात में भी हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा गुजरात एट अ रीजनल स्केल, पूरे बड़े स्केल में, और उसकी नदियां कहाँ जा रही हैं, और उसके हिसाब से हमें सिटीज को सिर्फ सिटी पे नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो हमें बड़े स्केल पे देखना पड़ेगा कि उसका टोपोग्राफी क्या है, उसके बाद हमें सिटी पे जाना पड़ेगा। उस सिटी के पास नदियां जो ट्रेडिशनल सिटीज होती है तो पहले से ही वो थोड़ा सा ऊपर टापू टाइप प्लेटोज में बनी होती थी, क्योंकि लोगों को पता होता था कि कभी बारिश और उससे। बट आजकल तो हम जहाँ देखो वहाँ पे बना देते हैं, सोचते भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अभी जहाँ पे बिल्ड ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, अभी उधर जो प्रॉब्लम आ रही है ये आप समझो कि हमारे ट्रेडिशनल ड्रेनेज वे में हम लोग ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पानी जा रहा है और जो कि सिटीज में जा रहा है, जो कि बहुत तबाही फैला रहा है, तो उसको कहाँ कहाँ पे हमें पानी नहीं चाहिए। जैसे आपके घरों में नहीं चाहिए, जहाँ आपके उधर दुकानों में नहीं चाहिए, आपके सड़कों पे नहीं चाहिए पानी। तो इतना सारा पानी कहीं ना कहीं तो हमें जल्दी से लेके जाना पड़ेगा। तो हमें ओपन एरियाज और वो सब को यूज करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए पानी को।
लेकिन बात बस गुजरात की नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी 29 अगस्त की सुबह पानी पानी ही रही। जोरदार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। पानी भरने की वजह से सुबह ऑफिस आने वाले लोगों को भयंकर जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 29 तारीख को पूरे दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में हफ्ते भर कम या ज्यादा बारिश जारी रहेगी। आईएमडी ने कहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के सर्कुलेशन तक बनी हुई है और इस वजह से बारिश हो रही है। हालांकि ये सुनने में बहुत कठिन लग रहा है। हमने एक्सपर्ट की मदद से इस पूरे मौसम के खेल को डिकोड करने की कोशिश की है। आप भी सुनिए। देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो जब कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है या चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में बनता है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती है और ड्यू टू कोरोलियस फोर्स ये ऊपर की तरफ उठती है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बताया गया है वो दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो वहां ये हवा ऊपर उठेगी और जब ऊपर उठेगी तो उसमें जो नमी होती है वो ये ठंडी हवा ठंडी होती है और जो नमी होती है वो बादल बनाती है और बारिश होती है। और जो ट्रफ रेखा बताई गई है वो भी घड़ी की उल्टी दिशा में उधर हवा घूम रही होती है। जहां जहां ट्रफ रेखा होती है वहां पर भी हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है और बारिश होती है। तो यही कारण है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तर प्रदेश के ऊपर, वहां से लेकर के दिल्ली तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और जो डीप डिप्रेशन है वहां से भी एक ट्रफ रेखा हरियाणा तक बनी हुई है। तो इनके मिले जुले प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन जैसे ही ये डीप डिप्रेशन आगे बढ़ जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, तो ये जो हवा जो उठ रही है ये बंद हो जाएगी उठना और कल से 30 और 31 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों का मौसम शुष्क हो जाएगा, धूप तेज हो जाएगी। लेकिन खंड वर्षा यानी कि जो पैची रेन है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा, वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर के फिर 1 सितंबर से फिर से जो ट्रफ जब ऊपर आएगी तब जाकर के दिल्ली से लेकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ जाएगी। जी, दिल्ली में तापमान भी नीचे आ गया है। 29 अगस्त को शहर का न्यूनतम तापमान 23 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। बता दें कि इस साल अगस्त में दिल्ली में पिछले दशक की सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, वो भी महीना खत्म होने के पहले ही। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 22 अगस्त तक 269.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी थी। बारिश और बड़ी खबर का सिलसिला अभी यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों और मुठभेड़ से जुड़ी हुई। 2 इलाकों का जिक्र करेंगे, नॉर्थ कश्मीर और जम्मू। पहले बात नॉर्थ कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा की। यहाँ 2 सेक्टर हैं, माछिल और तंगधार। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच तंगधार सेक्टर में गांव वालों ने संदिग्ध गतिविधि होते हुए देखी। कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियां, सुरक्षा बलों को सूचित किया गया तो सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं 57 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को माछिल सेक्टर में भी कुछ आतंकी दिखाई दिए, जिसके बाद सेना और पुलिस की तरफ से इस इलाके में भी एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात भर चले ऑपरेशन के बाद माछिल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया। हालांकि मारे गए आतंकियों के शव अभी भी बरामद नहीं हो सके हैं। इनके अलावा एक और ऑपरेशन जम्मू के राजौरी में चल रहा है। यहाँ बुधवार को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि 28 अगस्त की रात 9:30 बजे गांव खैरी मोहरा लाठी और दांथल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान देर रात करीब 11:45 पर 11:45 बजे के आसपास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी के बाद इस पूरे सेक्टर में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभी जारी है। अगली सुर्खी कोलकाता से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को दिए एक बयान पर सफाई दी है। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को अपने बयान में कहा था कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं बांग्लादेश का सम्मान करती हूँ। वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है और भारत एक अलग देश है। मोदी जी, आप चाहते हैं कि वो बंगाल में फैले। अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ममता के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन्हें एंटी नेशनलिस्ट तक करार दिया।
सुनिए। देखिए, जिस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है, एंटी इंडिया लोगों की बयान की बू आ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी इसको ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया था कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। इसके बाद 29 अगस्त को ममता बनर्जी ने सफाई दी, एक ट्वीट और लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, मैं प्रोटेस्ट का समर्थन करती हूँ, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोला है। अगली सुर्खी लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़ी हुई। दरअसल आपको ध्यान ही होगा कि कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्याएं हुई थीं। इस बयान का जिक्र करते हुए अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने आज मीडिया को संबोधित किया और संबोधित करते हुए वो कंगना पर हमला कर रहे थे, लेकिन बलात्कार जैसे अपराध पर असंवेदनशील टिप्पणी कर बैठे। कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। सिमरनजीत सिंह मान का ये बयान वायरल हुआ तो कंगना ने इस बयान को शेयर करते हुए एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक्स पर टिप्पणी की। कहा कि ऐसा लगता है कि ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। आज इस वरिष्ठ नेता ने रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मजे के लिए महिलाओं के खिलाफ रेप और हिंसा इस पितृसत्तात्मक राष्ट्र की मानसिकता में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि इसका इस्तेमाल महिलाओं को चिढ़ाने या उनका मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है, भले ही वो एक हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माता या राजनेता ही क्यों न हो। आज के रियल टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।